लिखो देखिए। चलो आगे लिखो। कहां तक लिख लिया है? हैं? हेडिंग लिखी है। शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अब इसमें तीन लोगों के आधार पर लिखेंगे, तो सबसे पहले तो लिखो आलपोर्ट के अनुसार। आलपोर्ट के अनुसार। आलपोर्ट के अनुसार। आलपोर्ट के अनुसार। कितने प्रकार बताए? देखो इन्होंने, नहीं प्रकार, प्रकार दो। देखो इन्होंने शील गुणों के दो प्रकार बताए। इन्होंने शील गुणों के दो प्रकार बताए। शील गुणों के दो प्रकार बताए। नंबर एक लिखो। नंबर एक, नंबर एक लिखो, सामान्यशील गुण। सामान्यशील गुण। नंबर एक लिखो, सामान्यशील गुण। सामान्यशील गुण को कॉमन ट्रेट बोलते हैं हम लोग। कॉमन ट्रेट। इसमें लिखो, ऐसे शील गुण, ऐसे शील गुण जो समाज या संस्कृति के, ऐसे शील गुण जो समाज या संस्कृति के, ऐसे शील गुण जो समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं। जो समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं। समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं। इनके आधार पर, इनके आधार पर इनके आधार पर व्यक्तियों की आपस में तुलना की जा सकती है। इनके आधार पर व्यक्तियों की आपस में तुलना की जा सकती है। व्यक्तियों की आपस में तुलना की जा सकती है। नंबर दो लिखो। नंबर दो, विशिष्ट शील गुण। विशिष्ट या व्यक्तिगत एक ही बात है। हाँ, इनको वास्तव में इंग्लिश में तो पर्सनल ट्रेट ही बोलते हैं, व्यक्तिगत ही बोलते हैं। पर्सनल ट्रेट। पर्सनल ट्रेट। पर्सनल ट्रेट। इसमें लिखो,
ऐसे शील गुण, ऐसे शील गुण जो, ऐसे शील गुण जो व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं, ऐसे शील गुण जो व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं, ऐसे शील गुण जो व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। इसी में नेक्स्ट लाइन लिखनी है। आलपोर्ट ने इनको महत्वपूर्ण मानते हुए, आलपोर्ट ने इनको महत्वपूर्ण मानते हुए व्यक्तिगत प्रवृत्ति की संज्ञा दी है। महत्वपूर्ण मानते हुए व्यक्तिगत प्रवृत्ति की संज्ञा दी है एवं इनको पुनः 3 भागों में बांटा है, एवं इनको पुनः 3 भागों में बांटा है, एवं इनको पुनः 3 भागों में बांटा है, पुनः 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 लिखो, प्रधानशील गुण, प्रधानशील गुण, प्रधानशील गुण। प्रधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्डिनल, कार्डिनल है। मीनिंग क्या करना है? हिंदी में लिख लो, कोष्टक में नीचे लिखो, क कबूतर वाला का, डे डूम वाला डी, हाँ, ऊपर रे लगा लो, हाँ। कार्डिनल, हाँ ऐसे लिख लो बस। लिखो, इसमें लिखो। ये एक व्यक्ति में 1 या 2 ही पाए जाते हैं, ये एक व्यक्ति में 1 या 2 ही पाए जाते हैं। इनके कारण व्यक्ति बहुचर्चित रहता है, इनके कारण बहुचर्चित, इनके कारण व्यक्ति बहुचर्चित रहता है, व्यक्ति बहुचर्चित रहता है। ये व्यक्ति का मतलब मेरा केवल आदमी से नहीं है, केवल पुरुष में ही पाए जाए ये जरूरी नहीं है, महिलाओं में भी ऐसे गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखो, जैसे किसी न किसी महिला में होता है ना, जैसे रातीज का देते हैं तो पूरे गांव में उसी को बुला कर लाते हैं, तो वो उसका शील गुण है, जिनके कारण वो क्या रहती है? बहुचर्चित रहती है। आप मत समझ लेना कि डोगरी में शील गुण नहीं, उसमें कार्डिनल शील गुण है वो है। गीत आना बड़ी बात नहीं है, शुरू करना बड़ी बात है, वो नेतृत्व करता होती है। बाकी वो ज्यादा गाती वाती नहीं है, वो तो केवल शुरू करवा देती है, ज्यादा लोड नहीं लेती है वो। गाने वाले तो फिर पीछे अपने आप ही बैठी है ना, वो क्या काम है उनका। हाँ, लिखो, दूसरा लिख लिया, केंद्रीय शील गुण मतलब सेंट्रल ट्रेट है ना, इसमें लिखो। अरे लिख लिया क्या? उसमें एक छोटा सा उदाहरण लिखना था। गांधी जी में सत्य अहिंसा का शील गुण, जैसे गांधी जी में, या और छोटा लिखो तो जैसे हिटलर में तानाशाही का शील गुण है। एक लिख लो कोई सा भी। गांधी जी में सत्य व अहिंसा का शील गुण, हिटलर में तानाशाही का है, नेपोलियन में आक्रामकता का था, नेपोलियन बोनापार्ट में ना। हो गया।
अब लिखना है केंद्रीयशील गुण, कार्डिनल ट्रेट, ये सेंट्रल ट्रेट। इसमें लिखो इनकी संख्या एक व्यक्ति में 5 से 10 हो सकती है। इनकी संख्या एक व्यक्ति में 5 से 10 हो सकती है। इनकी संख्या एक व्यक्ति में 5 से 10 हो सकती है। इनकी संख्या एक व्यक्ति में 5 से 10 हो सकती है। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व का व्यक्ति का, इन्हीं के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व पहचाना जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व पहचाना जाता है। अतः इन्हें पहचाना जाता है, अतः इन्हें इन्वर्टेड कॉमास में लिखना व्यक्तित्व का आईना कहते हैं। अतः इन्हें व्यक्तित्व का आईना कहते हैं। व्यक्तित्व का आईना कहते हैं ना। व्यक्तित्व का आईना कहते हैं। अच्छा, आपको एक टास्क दूं, यदि आवाज नहीं करो तो ईमानदारी से निभानी तो है ही भाई, निभानी तो है, क्योंकि अपना क्या ईगो है? आपका कोई ईगो है क्या? जैसे मेरा है क्या? कोई नहीं है। अपना अपना ईगो कहाँ रख के आए हम? बाहर। जैसे ही गेट से बाहर जाएंगे फिर अपने ईगो को वापस पहन लेना है ना, यहां नहीं रखना है। वो नहीं रखना, वो बहुत बड़ी बात है। वो पिछले वाला पेज निकालो तो, जहां गोला बनाया था, वापस उस गोले को देख के शर्मिंदा नहीं होना है, निकाल लो पेज। नहीं बनाया था, अब तो निर्णय लेना। नहीं बनाया था तो भी डिसीजन लेना जरूरी होता है। इन्होंने बनाया था आपके लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? टास्क बोलो। टास्क ये कि देखो, एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो वास्तव में सेंट्रल ट्रेट पर डिपेंड करता है। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, और केंद्रीय शील गुण व्यक्ति में या तो हो सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यही आसपास में हो सकते हैं। मतलब फिक्स नहीं है, 5, 10 हो सकते हैं। 5, 10 का मतलब है मुख्य मुख्य आपके व्यक्तित्व के शील गुण होते हैं। मुख्य मुख्य आपके व्यक्तित्व क्या होते हैं? शील गुण। यदि आपके उन व्यक्तित्व के शील गुणों को अलग रख दिया जाए तो उन व्यक्तित्वों के शील गुणों को पढ़कर समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। आईना है कि नहीं वो? तो आप अपने अपने व्यक्तित्व के, अपने अपने व्यक्तित्व के 10-10 शील गुण लिखोगे। 10 शील गुण। जैसे शील गुण का मतलब समझ गए ना, अपना लक्षण है। 10 शील गुण लिखने हैं, लिख लो। जैसा मैं कैसा हूं, खुद के बारे में लिखना है। मैं कैसा हूं? बेईमान है, ईमानदार है, ज्यादा बोलने वाला, लिचड़, आलसी, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, रूढ़िवादी, सामाजिक, उदारवादी, जो जो आपके बारे में है वैसा। गुस्सेल, चिड़चिड़ार, विरक्त, भाव शून्य, विषादी, निराशावादी, आशावादी। कितने बोल दिए मैंने? कम बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, मिलनसारक, नहीं मिलनसारक। लिखना सबको अनिवार्य है। मैं देखूंगा नहीं एक का भी, है? मैं बोल के लिखाऊं? किसके लिखवाना है? हैं? नहीं नहीं, वो बच्ची कौन बोली थी? जो बच्ची बोली थी वो पहला शील गुण लिख ले, बेशरम। दूसरा लिख ले, बहिर्मुखी। लिख लिया ना? लिख लो लिख लो। ऑनलाइन वाले तुम भी लिखो, ऑनलाइन लिखो। तुम ऑनलाइन लिख लिख के भेजो अपने शील गुण, कमेंट कर करके भेजो। हाईएस्ट हाईएस्ट 15 तक लिख सकते हैं। 5 या 10 तो लिखने ही लिखने हैं ना, सबको लिखना है। देखो, ये आदमी के माइंड को ब्रॉड करने की चीजें हैं।
कल को आपको यहीं थोड़ी रुक जाना है, मास्टर तक ही बहुत आगे जाना है। मान लो इंटरव्यूअर गए, इंटरव्यू के पास वो इंटरव्यूअर उसने कहा कि क्या क्या पढ़े लिखे हो, आपने कहा साइकोलॉजी पढ़ा लिखा हूँ, बोले साइकोलॉजी आती है, बोले आती है, बोले शीलगुण पढ़े हो, बोले पढ़े, बोले आलपोर्ट को पढ़ा है, बोले पढ़ा है। तो चलो उनके अनुसार सेंट्रल ट्रेड क्या होता है तो आपने बता दिए, फिर कहा चलो अपने लिखो, तो आपको वो पेज दे सकता है लिखने के लिए, आपको फिर लिखना पड़ सकता है वहां, तो वहां पर ये मत कहना यहाँ वाला नहीं चलेगा वहां। लिख लिया, लिख रहे हैं, एक दो लोग और लिख रहे हैं। शाबाश, सोच सोच के लिख लो अपने बारे में मैं कैसा हूं, अपना व्यक्तित्व लिखना है, बस बात ये है। कुलदीप कहाँ है? कुलदीप, कुलदीप नहीं आया अभी तक, चाय पीने गया था ना वो, ध्यान रखना उसका है। नहीं अब आने दे उसको, अरे आवाज मत करो। हो गए? अच्छा कौन बताएगा किसके कैसे सील गुण? वेरी गुड, बता, खड़ा हो गए, खड़ा होके बता, सबको सुना। कोई बात नहीं, बेटा बेटा बता दे, लेकिन सबको सुनाई देना चाहिए, आवाज नहीं करनी है, जोर से बोल दो। अरे इतना तो लड़कियां ही नहीं शर्माएगी यार, इतना क्या शर्माना यार। सुनो अब, ए साइलेंट, हाँ बोल बेटा। विवेकशील, बहुत बढ़िया। धैर्यवान, कर्मशील, वेरी गुड। अरे रुको रे, निपुण, हाँ। सामाजिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा अपने शील गुण जो लिखे? हाँ बता बेटा, एक मिनट पहले इनको बताने दो, जोर जोर से। छोरा सुन ले रे, रुक जा यार। हाँ, ज्यादा बोलना, वेरी गुड। हंसी मजाक, थोड़ी सी गुस्सेल, मिलनसार, डांस की शौकीन। डांस कौन सा? वो बाप भी हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, जय हो। हाँ 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 हाँ, इमोशनल चलते हैं। देखो ये भी लिख रहे हैं ना ऑनलाइन वाले भी, मुझे बोलना भी पसंद है, अकेले बैठकर पढ़ना, भावुक, थोड़ा सच, थोड़ा झूठ, थोड़ा गुस्सा, नियंत्रण कम। अनंतिमा कह रही है लेकिन मैं सक्की मिजाज भी हूं। अगले को तो मुश्किल ही है हाँ और कोई? अच्छा वो एक बच्ची पीछे बता रही थी ना, शाबाश, जोर से बोलना है ना, इन सब की बोलती बंद हो जाए। वेरी गुड। गुस्सेल, तो बचकर रहना होगा हमें। हाँ नहीं, हाँ 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 हाँ, देरिया खत्म बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। देख लिए? नहीं नहीं, अब तेरे से नहीं पूछूंगा अब, हैं? अरे साइलेंट, हाँ तेरे बता, जल्दी कर, टाइम खराब हो रहा है, जल्दी कर। छोरो सुने रे, गणेश के सुनो। हाँ, कम बोलने वाला, वेरी गुड। और धर्म निरपेक्ष है। हाँ। अरे छोरा सही कह रहा है यार। सलाम वालेकुम। हाँ आगे चल, आगे चल।
गुस्से वाला, बहुत बढ़िया। अरे रुक जाओ, अपने लक्षण नहीं बताने, इनको बताने दे। गणेश ने सही सही बताए हैं, अपनी ईमानदारी से बताएं कि मैं हूं कैसा। चलिए आगे लिखिए, अब आगे लिखिए। आपसे पूछूं? मेरे? अरे मैं इतनी बकवास करके आपको मेरे लक्षण ही पता नहीं लगे, इसका मतलब आप में संवेगात्मक बुद्धि कम है, आप दूसरे के संवेगों को पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, इसको तो अब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता मैं। हाँ, हाँ। इसी तक को नहीं पूछ सकता, पूछ सकता हूं तो बता। चलो सुनो अब, जल्दी कर बेटा, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी बोलते हैं। हाँ, ईमानदार, उदारवादी, कर्तव्यनिष्ठ, अधिक बोलने वाली, मिलनसार, जल्दी। हाँ 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 हाँ। बेटा सारे पॉजिटिव ही हो गए, एक आधा नेगेटिव नहीं है, हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने अपने बारे में ये नहीं लिखा भाई मैं आलसी हूं, लीचड़ हूं, लिखा है ना? अब लिखो, आगे लिखो, बस 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 लिख लो रे, अब लिख लो रे। बेटा कहां तक लिख लिया, कहां तक लिख लिया, दिखाओ। व्यक्तित्व का आईना कहते हैं। नंबर 3 लिखो, गौणशील गुण है, कोई एग्जाम्पल नहीं है इसके। नंबर 3 लिखो, गौणशील गुण, सेकेंडरी ट्रेट, ये व्यक्ति में। हाँ, नंबर 3 लिखो, गौणशील गुण, गौणशील गुण। इधर आजा, आगे आजा, बैग उठा के आगे आजा, इधर आजा। बाप दादाओं ने कोल्ड कॉफी पी है। गौणशील गुण, सेकेंडरी ट्रेट, इसमें लिखो, ये व्यक्ति में अनेक पाए जाते हैं, ये व्यक्ति में अनेक पाए जाते हैं, ये व्यक्ति में अनेक पाए जाते हैं। यहां आ गया, 25 मिनट लेट आया। 25 मिनट भूख थोड़ी मिटाई जाती है यार। अब भूख मिटाने वाली व्यवस्था नजदीक रख, ऐसे काम नहीं चलेगा। नया नया आया है, फिर इनके चक्कर में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, लिखो रे, ये एक व्यक्ति में अनेक पाए जाते हैं, जो परिस्थितिवश प्रदर्शित होते रहते हैं, जो परिस्थितिवश प्रदर्शित होते रहते हैं। परिस्थितिवश प्रदर्शित होते रहते हैं। हो गया? अच्छा, अगला लिखो, केटल के अनुसार। पहला तो किसने बताया? आलपोर्ट ने। दूसरा लिखो, केटल के अनुसार। क्या? अरे लिखवाऊंगा उनको तो और तरीके से लिखवाऊंगा। केटल, केटल के अनुसार लिखो, इन्होंने प्रदर्शन के आधार पर, इन्होंने प्रदर्शन के आधार पर दो प्रकार के शील गुण बताए। इन्होंने प्रदर्शन के आधार पर दो प्रकार के शील गुण बताए। प्रदर्शन के आधार पर दो प्रकार के शील गुण बताए। प्रदर्शन के आधार पर दो प्रकार के शील गुण बताए।
नंबर 1 लिखो सतहीशील गुण। सतहीशील गुण, सतही, सतहीशील गुण। सतहीशील गुण, सरफेस ट्रेट, सरफेस ट्रेट, सरफेस लिखो। ऐसे शील गुण, ऐसे शील गुण जो दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं में, ऐसे शील गुण जो दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं में व्यक्त होते रहते हैं। ऐसे शील गुण जो दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं में व्यक्त होते रहते हैं, जो दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं में व्यक्त होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं में व्यक्त होते रहते हैं। जैसे जैसे हास्य, सामाजिकता, सामुदायिकता, हास्य, सामाजिकता, सामुदायिकता, निस्वार्थ, स्वार्थपन, निस्वार्थ, स्वार्थपन, स्वार्थपन भी तो होता रहता है, निस्वार्थ भाव भी होता रहता है, दोनों ही। उदारवादी आदि, आदि, उदारवादी आदि, जितने भी आपको याद आ रहे हैं ना सारे, जो दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में व्यक्त होते। नंबर 2 लिखो मूलशील गुण, मूलशील गुण, सोर्स ट्रेट, मूलशील गुण। लिखो ये, मूलशील गुण में लिखो ये दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में व्यक्त नहीं होते, ये दिन की प्रतिक्रिया में व्यक्त नहीं होते हैं, बल्कि 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 कुछ सतहीशील गुणों द्वारा, बल्कि कुछ सतहीशील गुणों द्वारा, कुछ सतहीशील गुणों द्वारा इनका मिलकर, कुछ सतहीशील गुणों द्वारा मिलकर इनका प्रदर्शन करवाया जाता है। कुछ सतहीशील गुणों द्वारा मिलकर इनका प्रदर्शन करवाया जाता है, इनका प्रदर्शन करवाया जाता है। हाँ, हो गया। मूलशील गुण जैसे 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 सामुदायिकता, जैसे सामुदायिकता, निस्वार्थता, जैसे सामुदायिकता, निस्वार्थता एवं हास्य नामक, हास्य नामक सतहीशील गुण मिलकर,
सतही शील गुण मिलकर सतही शील गुण मिलकर मित्रता नामक मूल शील गुण का निर्माण करते हैं। मित्रता नामक मूल शील गुण का निर्माण करते हैं। मित्रता नामक मूल शील गुण का निर्माण करते हैं। अच्छा देखो, इनको समझा नहीं है हमने, ध्यान से देखिएगा। दो प्रकार के शील गुण किसने बता दिए? केटल ने। केटल ने कहा कि एक शील गुण तो वो होते हैं जो सरफेस पर पड़े रहते हैं। सरफेस मतलब है किनारे, किनारा मतलब सतह। सतह मतलब ये है कि यदि थोड़ी सी कोई किसी व्यक्ति के साथ आप बातचीत करोगे ना, सुने रे, थोड़ी सी किसी व्यक्ति के साथ आप बातचीत करेंगे ना, अरे इन हथियारों को रोक दें यहीं जहां है वहीं, मत फेंकिए, मतलब इधर से उधर ऐसा है तो अपने ज्यादा से ज्यादा एक 5 रुपए का पेन और रजिस्टर है, कहां जाएगा? शील गुणों को केटल ने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। केटल ने कहा कि ऐसे शील गुण जो व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं में व्यक्त होते रहते हैं, वो शील गुण सतही शील गुण, सतह पर ही तो होते हैं ना। जैसे हम चलते ही कोई भी बात होती है उस पर हंस देते हैं कि नहीं हंस देते? हास्य एक शील गुण कैसा है? सतही शील गुण है। जैसे चलते ही हम लोग परोपकारिता दिखा देते हैं, चलते ही सामाजिकता दिखाते हैं, चलते ही उदारवादिता दिखाते हैं। अपना यदि स्वार्थ है तो स्वार्थपन दिखा देते हैं, यदि हम निस्वार्थ भाव के हैं तो निस्वार्थ भाव दिखा देते हैं। हम लोग तुरंत प्रभाव से उसको अगले के सामने व्यक्त कर सकते हैं। यदि 2-4 दिन में आप लोग उसके साथ मिलें तो 2-4 दिन में इन सारे शील गुणों को आप लोग जान सकते हैं। ये जो सारे शील गुण है ये तो कैसे कहलाएंगे? सतही। लेकिन कुछ शील गुण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पेंदे में होते हैं, मतलब समुद्र की सतह पर नहीं होते हैं, वो किनारे पर नहीं होते हैं, वो कहाँ होते हैं? बहुत पेंदे में होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। कई बार आपने सुना है ना कि यार उस व्यक्ति के बारे में, यार वो व्यक्ति बहुत गहरा है। गहरा है इसका मतलब इसके कुछ बातें ऐसी है जो बातें आपके सामान्य सी बोलचाल की भाषा में उसको पहचान ही नहीं पाते आप लोग। आपने कई बार अपने दोस्तों के साथ रहते हैं और रहते हैं उसके साथ महीने, 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने तक, साल भर रह जाते हैं, और उसके बाद भी आप लोग कई बार ऐसे कहते हैं, आश्चर्य करते हैं कि यार तू ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये तो मैंने सोचा नहीं था, तू ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब उसका वो शील गुण प्रदर्शित हुआ है जो उसका कैसा था? मूल शील गुण, बिल्कुल पेंदे में दबा हुआ था। वो शील गुण ऐसे बाहर नहीं आते हैं। उन शील गुणों को बाहर लाने के लिए जो सतही शील गुण होते हैं ना, वो मिलके काम करते हैं। सतही शील गुण ऊपर तैरते रहते हैं। कई बार वो होते हैं जो 2-3 अकेले से नहीं आते हैं, 2-3 जाते हैं और पकड़ के उसको पेंदे से कहां लेके आते हैं? बाहर लेके आते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण में लिखा है, यदि एक व्यक्ति की निस्वार्थता, दो लोग है, निस्वार्थता जुड़ी है, दोनों की सामुदायिकता जुड़ी है, और दोनों की हास्यपन जुड़ा है, तब एक नया शील गुण विकसित हुआ है और उसका नाम है मित्रता। है कि नहीं है? मतलब केवल निस्वार्थता तो कभी भी हो सकती है। बोले यार मेरे पास पेन नहीं है, बोले ये ले ले, बोले यार इस पेन के पैसे, बोले रहने दे यार, ये निस्वार्थता हो गई। निस्वार्थ भाव से आपने काम कर दिया। उसकी सामुदायिकता जुड़ गई। समुदाय का मतलब यदि आप बाहर चाय पीने जा रहे तो आपने उसको कह दिया कि ले चल चाय पीने चलते हैं, वो उसकी सामुदायिकता जुड़ गई। अच्छा, हास्य मतलब वो कोई भी बात करता है उस बात पर आपने हंस दिया तो आपका हास्य हो गया। इसका मतलब है ये सील गुण तो बहुत आसान है जो सतह पर पड़े हैं, लेकिन जो मूल सील गुण है ना, वो इन सबको मिलाकर जो एक मित्रता नामक सील गुण। अच्छा, मित्रता 3 दिन में थोड़ी हो जाएगी, 3 दिन में मित्रता हो जाएगी? मित्रता में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? जब ये सारी चीजें मिलकर उस मित्रता को स्थापित करेगी। तो इस प्रकार के सील गुण जो आसानी से बाहर नहीं आते हैं। कई बार सुना होता है ना, बोले तो यार मुझे अभी तक नहीं समझा यार। समझा नहीं इसका मतलब उसके मूल सील गुण नहीं समझे तूने, सतही सील गुण तो उसके जाने हैं। कई बार ऐसा कहते हैं ना कि यार तू अभी मुझे जानता नहीं है, मैं जैसा दिखता हूं ना वैसा हूं नहीं। इसका मतलब वो कह रहा है कि मेरे सतही सील गुण तो तू जानता है, लेकिन मूल सील गुणों को तू जानता नहीं है। समझ पाया आप मेरी बात को? तो ये सतही सील गुण बताइए और इस प्रकार से मूल सील गुण। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि सतही सील गुण नहीं होते तो क्या मूल सील गुण बाहर आ पाते क्या? यदि मूल सील गुण नहीं होते तो सतही सील गुण आ पाते क्या? आ जाते ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए सतही सील गुणों को सील गुण सूचक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सील गुण सूचक। मूल सील गुणों के लिए बोलते हैं मतलब ट्रेट इंडिकेटर बोलते हैं। इसका मतलब है जो सतही सील गुण है वो 3-4 पेंदे में जाके उसको पकड़ के लाते हैं, तो रास्ते में इंडिकेटर चलाते ही आते हैं वो, तो अपने को इंडिकेट करते हैं, अपने को पहले ही पता लग जाता है कि अब ये कौन सा सील गुण निकल रहा है, यहां से मूल सील गुण निकल रहा है। लिखो,
क्या लिखा है? मूल सील गुण लिख तो लिए ना पूरे। अच्छा अब एक बात और सुनिए, आपको बताओ तो इसमें एक लाइन वो लिखनी है ना, नोट लगा के लिखो, नीचे नीचे नोट लगा के लिखो। मूल सील गुणों के लिए मूल सील गुणों के लिए सतही सील गुण जिम्मेदार होते हैं। सतही सील गुण जिम्मेदार होते हैं। मूल सील गुणों के लिए सतही सील गुण, हाँ आपने क्या सुना दिया? सतही सील गुण, सतही सील गुण है। मूल सील गुणों के लिए सतही सील गुण जिम्मेदार होते हैं। अतः सतही सील गुणों को अतः सतही सील गुणों को सर यदि राजस्थान का निवासी अन्य राज्य में शादी कर ले, वो तो मजबूरी में तो करनी ही पड़ती है, तो रीट में कौन सी कैटेगरी मानी जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि लड़का होगा तो कैटेगरी तो वही रहेगी जो होनी है ना। लेकिन यदि लड़की है और वो दूसरे राज्य में चली जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होता है ना, या SC ST या SBC का सर्टिफिकेट, जो कास्ट का सर्टिफिकेट होता है ना, वो हमेशा पिता के नाम से बनता है। चाहे लड़की है, उसका शादी विवाह हो गया हो, हमेशा कास्ट का सर्टिफिकेट किसके नाम से बनेगा? पिता के नाम से बनेगा। है मूल निवासी से मतलब नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बनेगा ना वो पिता के नाम से बनेगा। और इनकम जो होती है ना वो कास्ट में होती है, इसलिए वो इनकम सर्टिफिकेट वहीं से बनता है। कास्ट के लिए इनकम होती है ना कुछ कास्टों में, सभी में तो नहीं है। हाँ मूल निवासी हो भले ही, फर्क नहीं पड़ता है, मूल निवासी कहीं जाके हो जाए। आप लड़कियां यदि शादी के बाद ससुराल चली जाएगी तो आपका जो जब भी कास्ट का सर्टिफिकेट बनाया जाएगा ना, वो आपके पिता के नाम से बनेगा। मूल निवास चेंज हो सकता है तो मूल निवास तो अब जब आप है ही नहीं यहां, वहां चली गई है, तो फिर मूल निवास तो वही होगा। है हाँ वो तो छोटी सी प्रोसेस है यार, वोट वाली तो वोट की क्यों चिंता कर रहा है? नौकरी लगना बड़ी बात है रे, कास्ट वास्ट तो सब हो जाएगी। लिखो, अतः सतही शील गुणों को शील गुण सूचक, इनवर्टेड कॉमास में लिखना, शील गुण सूचक, सतही शील गुणों को शील गुण सूचक कहा जाता है। शील गुण सूचक कहा जाता है। एक व्यक्ति कौन है, कितने शील गुण बताए? एक बार देखो, है ना, ये 17,953 यदि नहीं है ऑप्शन में और आपको मिल जाए लगभग 18,000, तो सही मानोगे कि नहीं मानोगे? वहां लिख के तो नहीं आओगे ना कि नहीं सर 17,953 है। यदि लगभग ऑप्शन में 18,000 मिल रहा है, इसका मतलब भैं कहां बैठ चुकी है? समझ गए ना? अच्छा एक व्यक्ति और है ना, इसने भी सीलगुण लेके होल्ला कर दिया। सीलगुण मचाया कि इसने? तो लोगों ने इसको पूछा, बोले कितने होते हैं? वो तो पागल था, आलपोर्ट तो पागल था, इतने कोई सीलगुण होते हैं क्या यार? 17,953 सीलगुण हो सकते हैं क्या? बोले वो तो पागल था, तू बता। उसने तो क्या कि जेई रोप दी। जेई रोपने का मतलब जानते हैं? जेली रोपना। बोले धरती का बीज कहाँ है? बोले यही है। इसने तो कह दिया 17,953 है। किसी ने कहा नहीं है, तो बोले तुम बता दो कितने। पता उन्हें भी नहीं था। केटल ने कहा कि देखो 17,953 तो नहीं है यार, ये तो इतनी तो ज्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीलगुण होते हैं कितने? 4,541। कितने होते हैं? 4।
अब यदि मान लो ऑप्शन में लगभग आ जाए तो, अरे नहीं यार 4,500 ही रखो। हैं? अरे लगभग है, 4,500 ज्यादा है, लेकिन कितने की ज्यादा है? लगभग का मतलब आगे पीछे हो सकता है। अच्छा फिर देखिए, फिर इस केटल को कहा कि यार तू तो बता, वो तो नहीं बता रहा है, वो तो कह रहा है 17,953 होते हैं, तू तो बता ये कौन से होते हैं 4,400 541। फिर ये गिनाने लगा, अब कितने गिनाएगा? फिर इसने कहा रुको मैं कल और सोचता हूँ। फिर इसने दोबारा सोचा, और दोबारा सोच के इसने कहा अरे वो तो मैं ऐसे ही लिख दिया था, बाकी सीलगुण तो 171 ही होते हैं। कितने होते हैं? 171 होते हैं, लगभग 200। लेकिन लोगों ने लेनी कर दी, लोगों ने कहा वो कौन से 171, लिस्ट गिनाने लगा 171 नहीं आ रहे हैं। इसने कहा यार रुको तुम जाओ, अभी जाओ, आज टाइम हो गया, कल देखता हूँ। फिर इसने कहा कि यार वो ऐसे ही बता दिया मैंने, बाकी वास्तव में सीलगुण तो 35 ही होते हैं। कितने होते हैं? 35 ही होते हैं। फिर कहा चल ये बता 35 कौन से होते हैं? बोले हाँ ये बताता हूँ। इसने कहा ये जो 35 सीलगुण है ना, ये दो भागों में बांटे जा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति होते हैं ना, सामान्य सामान्य व्यक्ति, नॉर्मल पर्सन कोई भी, उस नॉर्मल पर्सन में तो होते हैं 23 सील गुण। और आपकी तरह यदि कोई असामान्य होता है ना, एब नॉर्मल पर्सन होता है, उसमें होते हैं 12। 23 और 12 हो गए कि नहीं हो गए? कितने हो गए? 35। फिर लोगों ने ये कहा कि यार कोई बात नहीं, तूने बता दिए कि ये 23 होते हैं, ये 12 होते हैं, अब लेकिन मापे कैसे हैं कि किस में कौन सा कितना होता है? मापने टेस्ट तो बना। इसने कहा चलिए हम बनाते टेस्ट, वादा कर दिया टेस्ट बनाने का। क्या बनाने का वादा किया? बोले हम परीक्षण बना के देते हैं, आप लोग पता कर सकते हैं आप में कौन सा सील गुण कितना है। मापनी बनाने लगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये टेस्ट बनाएगा, मापनी जब बनाएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन बनाएगा? क्वेश्चन नहीं बनाने पड़ेंगे ना? एक गुण को मापेगा, एक गुण को मापेगा तो 15-20 क्वेश्चन तो बनाने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन बनाने बेटा, अब 35 के तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, 700-800 क्वेश्चन हो जाते हैं, इतने क्वेश्चन कैसे बना पाएगा? फिर ये बनाने बैठा, फिर इसके पास टाइम ही कब था, बनाने लगा बनाने लगा इससे ज्यादा से ज्यादा 16 गुणों के क्वेश्चन बन पाए। कितने के? 16 गुणों के क्वेश्चन। कितने के? और 16 गुणों के जो क्वेश्चन बन पाए उसको हम लोग संयुक्त रूप से बोलते हैं 16 PFI। क्या बोलते हैं? और वो केवल किसके? सामान्य व्यक्तियों के। असामान्य व्यक्ति तो पेपर देते ही नहीं है ना, जब उनको पेपर देते हैं तो खा जाते हैं, फाड़ जाते हैं, पेपर को फेंक देते हैं, वो तो पता ही नहीं लग पाता है उनका। तो पता किनका लगेगा? सामान्य व्यक्तियों का। तो 16 जो गुण थे उनका मापन करने के लिए इसने 16 PFI बनाई थी। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर इन्वेंट्री, व्यक्तित्व प्रश्नावली बनाई थी। और इस व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली को मैं आपको डिटेल से बाद में पढ़ाऊंगा, अभी केवल जैसा मैंने लिखा है ना वैसे। लेकिन ध्यान रखना, इस केटल ने इन शील गुणों को यहां से लेकर यहां तक छांटने के लिए कि भाई 4541 कैसे होते हैं, 171 कैसे होते हैं, फिर उनको छांट कर कम किया, इसके लिए एक विधि काम में ली थी। उसको बोलते हैं कारक विश्लेषण विधि। क्या बोलते हैं? कारकीय, या फिर इसको कई स्थितियों में बोलते हैं सांख्यिकीय। क्या बोलते हैं? सांख्यिकीय। कारकीय या सांख्यिकीय विश्लेषण विधि का प्रयोग किया था। विश्लेषण विधि का प्रयोग किया था। ध्यान रह जाएगा क्या? ध्यान रह जाएगा तो नीचे ऐसे कैसे लिख लो, डिट्टो छाप लो। है? हाँ, असामान्य में 12 ही होंगे तो 35 होंगे, तो फिर ये 12 हो जाएंगे अपने आप ही। कहा कि सामान्य व्यक्तियों के 23 बताए इसने, और असामान्य व्यक्तियों में 12 बताए। 23 और 12 कितने हो गए? 35। इसने तो वो जो 23 थे ना सामान्य व्यक्तियों के, उनमें से 16 कोई मापने के लिए मापनी बनाई है, बाकी वाले नहीं मापे गए हैं। ये कह रहा है होते तो है लेकिन मेरे से नहीं मापा गया।
हो गया? लिख लिया आपने? लिखो लिखो फटाफट से लिखो। बता दूंगा वरना, अभी मैंने बताया था ना अभी कि मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। थोड़ा सा हर टाइम पे सुन लिया करो आप एक बार में। लिख लिया? आगे चले। एक व्यक्ति तो हमने लिखा है अल्पोट, दूसरा कौन सा लिखा है? केटल। तीसरा और लिखो, तीसरा व्यक्ति और लिखो। कोस्टा एंड मैक्रे। कोस्टा एंड मैक्रे। कोस्टा एंड मैक्रे। कोस्टा एंड मैक्रे। लिखो। इन्होंने इन्होंने हाँ, आवाज हो गई ना? अरे सेल डिस हो गए थे। कोस्टा और मैक्रे। लिखो। इन्होंने इन्होंने बुद्धि के, सॉरी, इन्होंने व्यक्तित्व के 5 प्रकार बताए। व्यक्तित्व के 5 प्रकार बताए, जिसे जिसे बिग फाइव मॉडल जिसे बिग फाइव मॉडल कहा जाता है। जिसे बिग फाइव मॉडल कहा जाता है। जिसे बिग फाइव मॉडल कहा जाता है। कौन सा मॉडल कहते हैं? बिग फाइव मॉडल। लिख लो। बहिर्मुखता, एक बताया। कर्तव्यनिष्ठता, और बताओ देखिए। एक अनुभवों या अनुभूतियों का खुलापन। अनुभूतियों का खुलापन। दो और थे ना? बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठता, एक स्नायु विकृति, न्यूरोटिक्स, एक और है।
बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठता, अनुभवों या अनुभूतियों का खुलापन, स्नायु विकृति, है सहमति, समझौतावादी। वेरी गुड, लिखो समझौतावादी, या इसे ही बोलते हैं सहमति जन्यता। सहमति जन्यता, ये जो कर्तव्यनिष्ठ होता है ना, इसको अंतःकरण की शुद्धता भी बोलते हैं। अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण की शुद्धता। हो गया। अब देखो, आज से 1 महीने पहले आया हुआ सवाल पूछता हूं मैं आपसे। ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया, बहुत गजब का सवाल था। एक सवाल यहां से पूछा गया सीधा सीधा सा, उसमें ना कुछ घुमाने फिराने वाली कोई बात नहीं थी। बिग 5 मॉडल, बिग 5 मॉडल थ्योरी ऑफ बिग 5 मॉडल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। क्या लिखा हुआ है? बिग 5 मॉडल थ्योरी ऑफ, या बिग 5 फैक्टर। इसको मॉडल की जगह क्या लिखा सकते हैं? मतलब पंच महाकारक, 5 महाकारक लिखा जा सकता है इसको, बिग 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये मॉडल की जगह क्या लिखा जा सकता है? फैक्टर। ठीक है। एक होता है 5 स्टेज थ्योरी ऑफ, 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अच्छा देखिए, दोनों में अंतर क्या है मैं समझा देता हूं। बिग 5 मॉडल तो कोस्टा और मैक्रे ने दे दिया, और 5 महातत्व बता दिए। इसने कहा कि 5 महातत्व होते हैं, महाकारक होते हैं, जो शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। उसको तो हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं बिग 5 मॉडल या फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। लेकिन 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये मैं आपको आगे बाल विकास में पढ़ाऊंगा, और इसका नाम कभी भी 5 स्टेज थ्योरी नहीं होगा। उसका नाम होता है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। पता है आपको मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उस मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में उसने 5 अवस्थाएं बताई है बालक की। एक ओरल स्टेज, एक एनल स्टेज, एक फालिक स्टेज, एक आपकी लेटेंसी स्टेज, और एक जेनेटियल स्टेज। ऐसे करते करते इसने कितनी अवस्थाएं बताई? 5। हम लोग उसको मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ही बोलते हैं। उसका नाम ही मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है। और उसमें कितनी अवस्थाएं बताई है उसने? 5 अवस्थाएं बताकर उसने छोड़ दी। कभी भी हमने उसको एक साथ संयुक्त रूप से किसी भी किताब वाले ने आज तक 5 स्टेज थ्योरी नहीं लिखा है। तो वो भी व्यक्तित्व निर्माण के, अभी अगला सिद्धांत हम जो पढ़ेंगे तब व्यक्तित्व निर्माण की बातें करेंगे, लेकिन वो भी व्यक्तित्व निर्माण की बात कर रहा है, और ये सिद्धांत भी किसकी बात कर रहा है? व्यक्तित्व निर्माण। दोनों ही पर्सनालिटी के हैं। एक का नाम है 5 स्टेज थ्योरी, एक का नाम है बिग 5 मॉडल। पहले क्या होता था कि सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए सवाल वहीं से आते थे। पिछले 2-3-4 साल से एग्जामिनर ने इस कोस्टा और मैक्रे को पकड़ा, और पकड़ के अपने यहां तक नहीं लाया। जैसे यूपीएससी और आरपीएससी है ना, जिसमें आरएस मेंस और आईएएस मेंस होते हैं, उसमें भी व्यवहार के नाम से साइकोलॉजी आती है। ये भी लर्निंग वगैरह, पर्सनालिटी वगैरह,
इंटेलिजेंसी। वहां पर उन्होंने पिछले दिनों से सवाल देना शुरू कर दिया और वो कहते हैं कि बिग 5 मॉडल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पर 60 शब्दों में लिखिए, 40 शब्दों में लिखिए, 50 शब्दों में लिखिए, 30 शब्दों में लिखिए, ऐसे ऐसे सवाल आने शुरू हुए। वहां से हमने पकड़ लिया इसको और हमने केवल यही पूछा, पंच महाकारक किसने दिया? कोस्टा और मैक्रे ने। ये कोस्टा और मैक्रे ने कितने कारक दिए? 5 कारक दिए। निम्न में से कौन सा कारक नहीं दिया, किसके आधार पर दिया? इसी इसी प्रकार के हमसे सवाल लगातार पूछे गए। अब की बार एग्जामिनर को लगा, मुझे लग रहा था गड़बड़ तो करेगा एग्जामिनर, अब की बार एग्जामिनर को लगा कि यार हर व्यक्ति को ये याद हो गया कि बिग 5 मॉडल क्या है, किसने दिया? कोस्टा और मैक्रे ने दिया, ये 500 दिया। अभी देखो अब की बार इसने एक नया इजाद किया मामला, और नया इजाद करके और उसने ये जैसे मैंने लिखा है ना 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, इसको 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को पंचकारक सिद्धांत, पंचकारकीय अवस्था सिद्धांत, क्या लिखा है हिंदी में? पंचकारकीय अवस्था सिद्धांत। और पंचकारकीय अवस्था सिद्धांत, व्यक्तित्व का पंचकारकीय अवस्था सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हिंदी कितनी गजब की है उसने, और इंग्लिश में लिखा हुआ है 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अच्छा, ऑप्शन ए में दे रखा है कोस्टा और मैक्रे, और ऑप्शन डी में दे रखा है सिगमंड फ्राइड। मुझे एक बात बताओ, हमने पंच कारक या पंच महापंच, पंच का नाम सुनते ही अपने को क्या लगेगा? क्या कोस्टा और मैक्रे? हम लोगों ने उसको ठोक दिया। आरपीएससी ने आंसर की जब निकाली तो उसने उसमें सिगमंड फ्राइड निकाला। तब लोगों ने देखा, दिमाग में आया, अरे यार ये कैसे, इतना गलत कैसे दे दिया? मुझे लोगों ने भेजा, और भेजा क्या, वहीं पढ़ा रहा था, बैच को ही पढ़ा क्या यार, वही उसी जगह सेकंड ग्रेड के दूसरे बैच को पढ़ा रहा हूँ, और वहां फर्स्ट ग्रेड वाला बैच आ रहा वो, और वो छोरे एग्जाम देने गए, और एग्जाम देके मुझे आके कह रहे हैं कि सर आपने पंचकारकीय अवस्था सिद्धांत कोस्टा और मैक्रे का लिखवाया था, और उन्होंने सिगमंड फ्राइड का मान लिया। मैंने कहा इसकी देखो अंग्रेजी देखो इसकी, उसकी अंग्रेजी में सीधा सीधा लिखा हुआ 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। और ध्यान रखना है, यदि 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आए तो सिगमंड फ्राइड है, और बिग 5 फैक्टर थ्योरी आए, बिग शब्द आना चाहिए उसमें, समझ पा रहे हैं ना? बिग 5 तब तो हो जाएगा कोस्टा और मैक्रे, और केवल 5 स्टेज आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? सिगमंड फ्राइड। दोनों में माइनरी अंतर है, लेकिन अंतर है, इसलिए नीचे ये दोनों लाइनें लिख लो। ले भाई, आगे किसने दिया उसके नाम लिखने हैं? नहीं तो क्या मतलब रह जाएगा? हिंदी रहने दो, इंग्लिश लिख लो ओनली। थोड़ी बहुत आदत डेवलप हो ना तुम्हारी पेपर देखने की, हिंदी में तो कुछ भी हो सकता है। लिख लिया? देखो सबसे बोरिंग टॉपिक था व्यक्तित्व के प्रकार, जो कंप्लीट हो गया है। हाँ, टॉपिक नहीं, व्यक्तित्व का प्रकार, सारे इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट लग जाए ये पता नहीं है। व्यक्तित्व के प्रकार कंप्लीट हुए हैं, अब हेडिंग लगाओ व्यक्तित्व के सिद्धांत। अब गजब के बिंदु हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत,
हो गया। हेडिंग लगा लो व्यक्तित्व के सिद्धांत। और नंबर 1 सिद्धांत का नाम लिखो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ये सिगमंड फ्राइड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड लिखना है। नंबर 1 सिद्धांत लिखना है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड। लिखो इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की तीन मनोदेहिक स्थितियों का वर्णन किया। 3 मनोदेहिक स्थितियों का वर्णन किया। 3 मनोदेहिक स्थितियों का वर्णन किया। नंबर 1 लिखो इड। वेरी गुड। नंबर 1 लिखो इड। इड को बोलते हैं इदम। लिखो इसमें, लिखो इड में, लिखो इस स्थिति में व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं उसके मानसिक शक्तियों के नियंत्रण में नहीं रहती है। मानसिक शक्तियों के नियंत्रण में नहीं रहती है। मानसिक शक्तियों के नियंत्रण में नहीं रहती है। नहीं रहती है। ये इस प्रकार की तराजू बनाएंगे आप लोग। एक साइड में ना, एक साइड में और चीजें लिख लेंगे। छोटी सी तराजू बनानी है जिसके एक पलड़े में तो आपको क्या बिठाना है? शारीरिक इच्छाएं। और एक पलड़े में क्या बिठाना है? मानसिक शक्तियां। और वजन ज्यादा किस में होगा? शारीरिक इच्छाओं में। अपनी मन की मर्जी से नहीं बनाना है ये। सही नहीं है तेरा। सही नहीं है तेरा।
मैंने तराजू बनाने की बात की। तराजू का मतलब ताकड़ी होती है, तोलने वाली होती है। अब देख, इस तेरी तराजू में शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति में बराबर वजन है, और इधर देख, लिख लिया। अब लिखो इसमें कुछ विशेषताएं। लिखो, यह सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी में विशेषताएं लिखनी है इस प्रवृत्ति की। ये एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, एक इड प्रकार की। यह सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट लिखो, यह सामान्यतया, यह सामान्यतया सामान्यतया बचपन में, यह सामान्यतया बचपन में अधिक पाया जाता है। यह सामान्यतया बचपन में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो, यह अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में अधिक पाया जाता है। यह अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में अधिक पाया जाता है। यह अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो, ये लोग शरीर को अपना समझकर जीते हैं। 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 नेक्स्ट लिखो, ये पशु प्रवृत्ति के होते हैं। ये पशु प्रवृत्ति के होते हैं। ये पशु प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट लिखो, ये मनुष्यों में राक्षस कहलाते हैं। ये मनुष्यों में राक्षस कहलाते हैं। नंबर 2 लिखो, ईगो। ईगो, ईगो, अहम। लिखो, इस स्थिति में, ईगो में लिखो, इस स्थिति में। नंबर 2 ईगो लिखना है ना। इस स्थिति में व्यक्ति की, इस स्थिति में व्यक्ति की शारीरिक इच्छाओं एवं मानसिक शक्तियों के मध्य, एवं मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन पाया जाता है। संतुलन पाया जाता है। मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन पाया जाता है। एक तरफ ये तराजू बनाओ, जैसा मैंने बनाया वैसा ही बनाना है। हाँ, पहले वाली में तो है ही, तो दिखाई दे रही है ना।
अभी हम लोग केवल इसको लिख रहे हैं बिना समझे। अभी इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं आप। इस सिद्धांत को कम से कम आधा घंटे तक समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा इड क्या होता है, ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है। आज तक केवल नाम सुना है हमने। बना ली तराजू? लिखो, लिखो। यह व्यक्ति, इसमें और लिखनी है ना विशेषताएं। यह व्यक्ति वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। लिखो, यह सामान्यतः किशोरावस्था एवं गृहस्थ व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। यह सामान्यतः किशोरावस्था एवं गृहस्थ व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। किशोरावस्था एवं गृहस्थ व्यक्तियों में, मतलब गर्भगृहस्थी वाले है ना, में अधिक पाया जाता है। बस। अच्छा लिख लो, ये मनुष्यों में, ये मनुष्यों में मनुष्य कहलाते हैं। ये मनुष्यों में मनुष्य कहलाते हैं। ये मनुष्यों में मनुष्य कहलाते हैं। नंबर 3 लिखो, सुपर ईगो। परम अहम, सुपर ईगो। सुपर ईगो। लिखो, इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं, इस स्थिति में व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं, व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं उसकी उसकी मानसिक शक्तियों के, उसकी मानसिक शक्तियों के पूर्णतः नियंत्रण में होती है। पूर्णतः नियंत्रण में होती है। पूर्णतः नियंत्रण में होती है। तराजू बनाओ एक साइड में। नेक्स्ट लिखो, तराजू मोटी बना रहे हो क्या? छोटी सी बना लो। इतनी है क्या? लिखो, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति ये व्यक्ति नैतिकता, ये व्यक्ति नैतिकता ओब्लिक आदर्शात्मक, नैतिकता ओब्लिक आदर्शात्मक सिद्धांत पर कार्य करता है। नैतिकता ओब्लिक आदर्शात्मक सिद्धांत पर कार्य करता है।
नैतिकता ओब्लिक आदर्शात्मक सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट लिखो, ये सामान्यतः वृद्धावस्था, ये सामान्यतः वृद्धावस्था एवं साधु संत सन्यासियों संत सन्यासियों कोष्टक में लिख लेना भले, प्राचीन काल के साधु संत सन्यासियों में अधिक पाया जाता है, हैं? लिखना ही है तो, संत सन्यासियों में अधिक पाया जाता है। लिखो, ये व्यक्ति आत्मा को अपना समझकर जीते हैं। ये व्यक्ति आत्मा को अपना समझकर जीते हैं। अतः ये, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, अतः ये मनुष्यों में देवता कहलाते हैं। अतः ये मनुष्यों में देवता कहलाते हैं। देवता, भगवान, ईश्वर, मनुष्यों में देवता कहलाते हैं। तीनों स्थितियों के लिए अलग से नीचे नोट लगा के लिखेंगे। देखो, हमने कितनी स्थितियां लिखी है? 3। किसके अनुसार लिखी है? सिगमंड फ्राइड। एक तो कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक। सिद्धांत का नाम क्या है? मनोविश्लेषणात्मक। कैसी स्थितियां हैं ये? मनोदैहिक का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक दोनों समान है। शारीरिक और मानसिक दोनों समान है। अच्छा, शारीरिक और मानसिक आपने ऐसा सुना तो होगा ना कि इसने इड, ईगो और सुपर ईगो दिया है। देखो, इसने 3 प्रकार की बातें बताई है, हम लोग अलग अलग जगह पढ़ेंगे। एक तो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, डायनेमिक स्टेज अलग पढ़ेंगे हम की। इसकी हमने एक स्टेज, जो टोपोग्राफिकल स्टेज बताई है ना, इसने इड, ईगो और सुपर ईगो को हम लोग यहीं पढ़ लेंगे जो व्यक्तित्व में। इसके अलावा जो 5 स्टेज बताई है ना इसने, ओरल, एनल वगैरह जो स्टेज बताई है, वो हम लोग उसको बाल विकास में पढ़ लेंगे। तो कुल मिला के हम लोग इसकी 3 स्थितियां पढ़ रहे हैं। अभी इन 3 स्थितियों में मनोदैहिक स्थिति की चर्चा चल रही है। मनोदैहिक स्थितियां व्यक्ति की 3 प्रकार की बनती है। एक कौन सी बनती है? इड। एक कौन सी बनती है? ईगो। एक कौन सी बनती है? सुपर। आपने खूब नाम सुने इनके बारे में ना। ये वास्तव में व्यक्तित्व का विकास करती है। क्या करती है? एक बालक का व्यक्तित्व विकास करने में ये चीजें सहायक होती है, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब बालक किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, बालक किस प्रकार के व्यक्तित्व का रूप लेता है, उस बालक का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी किस प्रकार का होता है, उसमें हो सकता है इड का ज्यादा सहयोग हो सकता है उसमें ईगो का ज्यादा प्रभाव हो सकता है उसमें सुपर ईगो का ज्यादा प्रभाव। तो इसके बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं हमसे, सीधे सीधे नहीं है सवाल, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है। फिर हम जो नोट लगाए ना, उसमें हम लोग इनकी तुलना करेंगे तीनों की, कि तुलना करके ये क्या स्थिति, कैसी स्थिति बन रही है, इड, ईगो और सुपर ईगो। देखिए, ये तो केवल और केवल हमने उसके सहारे लिए हैं, ये फिक्स नहीं है चीजें, क्योंकि हमने हर शब्द में एक बात लिखी होगी, सामान्यतः। सामान्यतः इसका मतलब सारी चीजें स्थायी नहीं है, चीजें चेंज होती है परिस्थिति के अनुसार। जैसे मैंने लिख दिया कि इड बाल्यावस्था में, बचपन में अधिक होता है, यह आवश्यक नहीं है। इड एक व्यक्ति में वृद्धावस्था में भी पाया जा सकता है। मैंने ये लिख दिया ये सुपर ईगो वृद्धावस्था में ज्यादा होता है, तो ये आवश्यक नहीं है। सुपर ईगो कहां पाया जा सकता है? बाल्यावस्था में भी पाया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों अवस्थाओं में प्रभावित करते हैं। सामान्यतः इड का प्रभाव बाल्यावस्था में ज्यादा रहता है, ईगो का प्रभाव किशोरावस्था में ज्यादा रहता है, और सुपर ईगो का प्रभाव
वृद्धावस्था में ज्यादा रहता है। लेकिन ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। अभी आज हमने केवल और केवल इसको क्या किया है, लिखा है। मैंने सोचा समझ तो पाएंगे नहीं, इसलिए इसको एक साथ लिख लेते हैं। कल आते ही इसको क्लास में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। नोट तो समझने के बाद ही काम आएगा। ये नोट तो इसलिए था कि आप हथियार फेंके नहीं, मेरी बात को सुन ले दो चार बार।